जैन दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारतेंदु के नाटक अंधेर नगरी। आखिर अंधेर नगरी का विषय वस्तु क्या है? आखिर क्यों कहा जाता है अंधेर नगरी चौपट राजा टकेसर भाजी टकेसर खाजा? तो दोस्तों, अंधेर नगरी भारतेंदु जी ने 1881 में यह नाटक लिखा। यह नाटक एक व्यंग है। खास करके वह व्यंग है कि शासन व्यवस्था पे, राजतंत्र पे। वो एक व्यवस्था जो हर व्यक्ति को, हर चीज को एक ही तराजू में तौलता है। और जहां राजा चौपट राजा होता है, मूर्ख राजा होता है, और उनके मूर्खता का क्या क्या प्रभाव आम लोगों पर पड़ता है, उसी की चर्चा भारतेंदु जी ने इस नाटक में किया है। बेसिकली यह नाटक जो है बिहार के एक जमींदार को केंद्र में रखकर लिखा गया था। और यह नाटक जो है, जिसे स्क्रीन पर अब देख रहे हैं, यह एक लोक कथा पर आधारित नाट्य रचना है, जिसमें भारतेंदु ने राज व्यवस्था, जाति व्यवस्था, उच्च वर्गों की काहिली, खुशामदी की तीखी और एक समर्थ व्यंग आलोचना की है। और जैसे मैंने कहा कि यह एक प्रहसन है। इस नाटक का उद्देश्य जो है लोभ वृत्ति और चौपट राजा की परिणति की चर्चा किया है। इस नाटक में यह दिखाया है कि आदमी लोभ में पड़कर क्या से क्या कर लेता है। एक राजा लोभ स्वर्ग जाने के लोभ में खुद खुद ही पास फांसी चढ़ जाता है। आज के इस युग में हर जगह लोभ वृत्ति है। लोग लोभ में आते हैं, क्वालिटी नहीं ढूंढते, क्वांटिटी ढूंढते हैं। सस्ते के चक्कर में लोभ में पड़ जाते हैं, और उसका क्या हाल होता है अंत में, उसी को दिखाया है। यहाँ इस नाटक का मुख्य उद्देश्य लोभ वृत्ति है, और लोभ वृत्ति के कारण क्या परिणाम होता है, उसी की चर्चा है, बताया गया है। जिसमें राज्य में चौपट राजा जैसा शासन हो, जहां विवेक अविवेक का भेद न किया जाए, और जहां प्रजा अत्यंत दयनीय और दुखद हो, उसी की चर्चा इस नाटक में किया गया है। जो याद रखने वाली बात है वो याद रखिएगा। नाटक में 6 दृश्य है। हर बार यहाँ से एक सवाल पूछता है मिलाने के लिए। प्रथम दृश्य क्या है, कभी कभी छठा दृश्य, प्रथम दृश्य क्या है, द्वितीय दृश्य क्या है, तृतीय क्या है, चौथा क्या है, पांचवा और छठा। इन दृश्य का अगर नाम आपने याद कर लिया तो आपका एक क्वेश्चन कहीं नहीं जाएगा। तो ये नाम जरूर याद रखिएगा। जैसे प्रथम दृश्य का स्थान बाह्य प्रांत है, यानी पहले लोग क्या निकलते हैं, कोर्ट से याद करना, बाहर निकलते हैं। आने की सबसे पहले लोग घर से निकलकर कहाँ जाते हैं, कोड कर देना, याद रहेगा, जीवन में नहीं भूलोगे। घर से निकलकर बाहर जाते हैं, और बाह्य प्रांत में जाते हैं। बाहर से दूसरा में कहाँ पहुंचते हैं, बाजार पहुंचते हैं। सबसे पहले बाहर जाते हैं तो बाह्य प्रांत हो गया। फिर वहां से बाजार निकलते हैं। बाजार से निकलने के बाद फिर शाम में जंगल घूमने जाते हैं। तो तीसरा दृश्य क्या है, तीसरा दृश्य जो है जंगल है। वो कहाँ जाते हैं, जंगल। और जंगल से फिर कहाँ आते हैं, चौथे में राजसभा में। राजसभा में फिर जो है पंचम में फिर अरण्य में जाते हैं, अरण्य में। और छठा दृश्य शमशान है। ये याद रखना बहुत जरूरी है कि पहला बाह्य और छठा शमशान। पहला बाह्य यानी बाहर, बाहर से निकल के बाजार, बाजार से जंगल, जंगल से चौथा पंचम दृश्य याद रखना राजसभा का। पंचम क्या है, राजसभा। अंतिम है शमशान। बार बार किसी भी एग्जाम में जाएंगे तो यहाँ से सवाल पूछेगा, अंतिम क्या है, शमशान। अब यही जो मेन विषय है, अब इनके अंदर की बहुत सारी बातें हैं, उनको हमें ध्यान रखना है। कुछ यहाँ पात्रों के प्रतीक योजना है, याद रखिएगा। जैसे अंधेर नगरी जो है एक अंध व्यवस्था का प्रतीक है, जहां हर चीज को एक ही तराजू में तौला जाता है। चौपट राजा जो यहाँ है वह विवेकहीनता का प्रतीक है, न्याय दृष्टि न होने का प्रतीक है, विलासी एवं निरंकुश सत्ता का प्रतीक है राजा, और लोभ वृत्ति का प्रतीक है। यह नाटक में एक लोभ वृत्ति को भी दिखाया गया है। और गोवर्धन, गोवर्धन याद रखना, एक नारायण दास है और एक गोवर्धन दास है। तो महंत के दो चेले होते हैं, एक नारायण दास और एक गोवर्धन। गोवर्धन मतलब समझना गोबर।
और जो गोबर आदमी होता है वो लोभी होता है। गोबर आदमी क्या होता है? लोभी आदमी होता है। तो गोबर, गोबर मतलब गोवर्धन, और गोवर्धन लोभ के कारण कहाँ रहते हैं? शहर में ही रह जाते हैं, और अंतिम में उसी को फांसी पर चढ़ाने की बात कोतवाल करता है ना। तो उसी को बचाने के लिए महंत आते हैं। तो यहाँ पर याद रखना, गोवर्धन है जो एक लोभ वृत्ति और पेटू लोगों का प्रतीक है। लोभी लोगों का प्रतीक है कौन? गोवर्धन। लोभी लोगों का प्रतीक है गोवर्धन। और महंत जी जो है, जो गोवर्धन और नारायण दास के गुरु है, ज्ञानी, दूरदर्शी, अनुभवी, व्यवहार कुशल, इन सब प्रतीक का नीति उपदेशक गुरु का प्रतीक है। इसी में एक फरियादी आया है जो आम आदमी का प्रतीक है और न्याय मांगने का प्रतीक है। और जो पात्र बकरी आया है वह निरीह आम जनता के त्रासदी का प्रतीक है। जो बकरी है वो आम निरीह जनता के प्रतीक है। और चार प्यादे, चार सिपाही की भी चर्चा है यहाँ पे। नारायण दास महंत का आदर्श शिष्य है। नारायण दास जो अंधेर नगरी में रहना पसंद नहीं करता है वो नारायण दास है। और जो पसंद करता है वो क्या है? गोवर्धन दास है। कल्लू बनिया एक पात्र आया है जिसके दीवार गिरने से फरियादी की बकरी मरी थी। किसके? कल्लू बनिया। तो बेसिकली इस नाटक का मूल विषय है कि एक महंत होता है। अगर कथानक की मैं बात करूं तो एक महंत है, उनके दो चेले हैं, एक नारायण दास और दूसरा गोवर्धन दास। अब महंत जो है दो गांव में बैठ जाते हैं, गांव के बाहर बैठ जाते हैं, और दोनों शिष्य से कहते हैं कि जाओ कुछ भिक्षा लेकर आओ। दोनों शिष्य दो और ओर जाता है, एक पूर्व की ओर और एक पश्चिम की ओर। और इसमें से जो गोवर्धन दास है, जब वो गांव में जाता है तो देखता है हर चीज टके सिर मिलता है। वो बड़ा खुश होता है, खूब मलाई जलेबी सब खाता है और अपने गुरु के लिए भी लेके आता है। दूसरा शिष्य नारायण दास है जो कुछ भी लेकर नहीं आता है। अब जब गोवर्धन दास से महंत पूछता है तो कि बताओ तुम इतना खुश क्यों हो, तो वो गुरु को बताता है, गुरु जी यहाँ तो हर चीज टके सिर मिलता है। तो गुरु कहते हैं जहाँ हर चीज टके सर मिलता हो, जहाँ किसी व्यक्ति का भाव ना हो, जहाँ ऊंच और नीच सब एक ही तराजू में तौला जाता हो, उस राज्य में हमें नहीं रहना चाहिए। तो पहले तो गोवर्धन भी अनुनय करता है महंत से कि आप गुरुदेव यहीं रह जाइए, लेकिन नारायण और महंत वहां नहीं रहता है। लेकिन जाते समय कहता है कि महंत के बच्चा अगर कोई जरूरत पड़े तो तू मुझे पुकारना। इसी समय क्या होता है कि इस राज्य का जो राजा होता है वो चौपट राजा होता है। उनमें विवेकहीनता का अभाव होता है। एक कल्लू बनिए की बकरी दीवार से दबकर गिर गई है। अस उसके अब दीवार से गिर गई, तो अब उसके फरियादी के रूप में वह राजा के पास आता है, एक एक करके सबको पूछता है। और अंत अंत में इस नाटक में देखेंगे कि उसी गोवर्धन दास को पकड़ कर लाया जाता है, क्योंकि जो फांसी देने वाला फंदा है वो फंदा गले में आ नहीं रहा होता है। तब जिसका मोटा गला होगा उसी के गले में फंदा फिट बैठेगा। तो अब इधर गोवर्धन खा खा के मोटा हो गया, हेल्दी हो गया है। तो अब उसी को पकड़ के जो है कि वो लाता है, और जब फांसी पर चढ़ाने वाला होता है तो वो गुरु को याद करता है कि अब गुरुजी हमसे गलती हो गया, माफ कर दो। फिर गुरुजी आते हैं और गुरुजी जो महंत जी कान में गोवर्धन के कुछ कहते हैं, और फिर दोनों कहने लगते हैं फांसी हम चढ़ेंगे तो हम चढ़ेंगे। तो बोला ऐसी क्या बात है? कोतवाल ने पूछता है तो कहता है कि अभी जो फांसी चढ़ेगा वो सीधे स्वर्ग जाएगा। अब ये बात सब कहने लगा हम जाएंगे, तो राजा कहता है सबसे ताकतवर मैं हूं इसलिए मैं फांसी पर चढ़ूंगा, और सब मिलके उसे फांसी पर चढ़ा दिया जाता है। तो इसीलिए इस नाटक को अंधेर नगरी चौपट राजा, टके सिर भाजी, टके सिर खाजा। तो यही कथानक है। अब कुछ सवालों को लेंगे, जैसा स्क्रीन पर आप देख रहे हैं कि कहता है कि निम्नलिखित विकल्पों में सही विकल्प का चयन कीजिए। सही विकल्प का चयन कीजिए, कौन सा सही है? पहला है
महंत लोभी नहीं था, बिल्कुल सही है। अवसर के अनुकूल निर्णय लेने वाला विवेकवान व्यक्ति था, तब तो यही सही होगा, हमें भी लग रहा है। दूसरा कहता है गोवर्धन समझदार था, गलत। अंधेर नगरी में हलवाई प्रमुख पात्र नहीं है, ये भी गलत है। लंबे संवाद नाटक के प्रभाव में वृद्धि करते हैं, नहीं, गलत। छोटे संवाद विकास में बाधा, नहीं, छोटे संवाद आज ज्यादा अच्छा होता है, लंबे संवाद थोड़ा सा दिक्कत करता है। अब देखो कि नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन भी समझना, यहाँ पर आप क्वेश्चन समझ जाएंगे। कहता है सबसे उपयुक्त विकल्प चुनकर उत्तर दीजिए। राजा ने स्वयं को फांसी पर चढ़ाने का निर्णय क्यों किया? तो कहता अपने अपराध मानकर, साधुओं नहीं, अपने गर्दन, ये स्वयं मुक्ति की लालसा में। क्यों फांसी दे दिया भैया? तो स्वयं को मुक्ति की लालसा में। इसे लग रहा था कि ये समय अनुकूल है, तो सबसे पहले मैं स्वर्ग जाऊंगा। तो स्वयं की मुक्ति, इनके अंदर भी लोभ आ गया था गोवर्धन की तरह ही। अब फिर है कि महंत ने वह नगर छोड़कर जाने का निर्णय क्यों लिया? सभी वस्तु टके सिर मिलने के कारण, पुलिस द्वारा रिश्वत देने के कारण, या भावी संकट की आशंका? तो ये आंसर यहां पर हो जाएगा भावी संकट की आशंका। वो समझ रहे थे कि जिस राज्य में हर चीज को बराबर भाव दिया जाता है, जिस राज्य में बड़े और छोटे के बीच भेदभाव नहीं किया जाता है, जिस राज्य में हर वर्ग लोभ से जुड़ा हुआ रहता है, वहां तो संकट आना ही है। तो भावी संकट के कारण जो है वो रहना पसंद नहीं करता है। कहता है फांसी का हुक्म किसे हुआ था? फांसी का फांसी का हुक्म किसे हुआ था? मतलब कोतवाल को। फांसी का हुक्म शुरू में जो है कोतवाल को हुआ था, कि जाओ कोतवाल को दे दो, मतलब कि कोतवाल को। फिर ये क्रम चलता है और अंतिम में जो है फांसी की बात गोवर्धन तक पहुंच जाती है। आंसर डी होगा। अब कहते हैं कौन सही है और कौन गलत है, ऐसे सवाल भी आज पूछ रहे हैं। कहता है अंधेर नगरी में महंत दो शिष्यों के साथ आए, बिल्कुल सही है। गोवर्धन ने अंधेर नगरी में ही रहना तय किया, ये भी बिल्कुल सही है। मिठाई खाकर नारायण दास मस्त बन गया था, बिल्कुल गलत। नारायण दास नहीं खाया, गोवर्धन खाया। कल्लू बनिए की दीवार के नीचे गाय दब गई, गलत होगा, गाय ने बकरी दब गई। क्या दब गई? बकरी। सीधा स्वर्ग जाने का वह शुभ मुहूर्त था, शुभ मुहूर्त था नहीं, ये कहा गया था कि कभी सीधा जाने का स्वर्ग मुहूर्त है। तो राजा इसी के तो चक्कर में फंस गया। राजा ने कहा फांसी पर मुझे चढ़ाओ, बिल्कुल सही है। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर हम बेसिक चीजें भी याद रखते हैं, तो हर चीज हमें आसानी से समझ आएगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। अगर पहली बार देख रहे हो तो पूरी वीडियो देख ही लिया होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना। और पूरे भारत का एकमात्र संस्थान है जो हर रिजल्ट की स्टाम्प पेपर पर लिखित गारंटी देती है। तो आप भी 100% रिजल्ट चाहते हो कोई भी एग्जाम में, तो आप क्लास से जुड़कर देख सकते हो। धन्यवाद। जय हिंद।